नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो भी करंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं या फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं वो आप लोग के लिए हम लेकर आते हैं। और उससे जो भी रिलेटेड स्टोरी होती है या फिर उससे जो भी रिलेटेड जानने वाली चीजें होती हैं वो आप लोगों को हम समझाने की कोशिश करते हैं और नई नई चीजों को आपको जानने की बारे में मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा और उससे रिलेटेड क्या चीजें हैं जो हमको जानना जरूरी है या फिर जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो हम क्या जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये एक ऐसे सिंड्रोम, ऐसे बीमारी की बात कर रहा है जो कि लगभग महिलाओं में अक्सर देखी जाती है। जो महिलाओं के जो प्रजनन प्रजनन जो एज होती है, जिसको आप बोलते हैं कि जो प्रजनन क्षमता की एज होती है, मतलब कि जो 15 साल से लगभग 45 साल के बीच की जो एज होती है उसमें ये सिंड्रोम ज्यादा देखे जाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जब ये सिंड्रोम उस एज में देखे जाते हैं जब प्रजनन क्षमता या फिर प्रजनन एज होती है, तो वो उसी से रिलेटेड आपका सिंड्रोम होगा, उससे रिलेटेड ही बीमारी होगी। तो चलिए आइए देखते हैं क्या बीमारी है और इससे क्या क्या नुकसान होता है, कैसे कैसे इसमें थोड़ा सा बचाव किया जाता है या फिर कैसे इलाज किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारा है टॉपिक पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसे पीसीओएस भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। यह एक हार्मोनल स्थिति है। तो यह एक हार्मोनल स्थिति है जो प्रजनन आयु की महिलाओं जो प्रजनन आयु की जो महिलाएं हैं, लगभग आपका 15 से लेकर 45 वर्ष के बीच जितनी महिलाएं हैं उनको प्रभावित करती हैं अधिकतर करके। इससे अनियमित क्या होता है, इससे अनियमित मासिक धर्म जो आपका प्रजनन आयु में ही देखा जाता है, मासिक दर इसमें प्रॉब्लम आती है। उसके बाद बालों का झड़ना इसमें प्रारंभ हो जाता है और वजन का अचानक से तेजी से बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और अन्य लक्षण हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव, जो पीसीओएस है वो जीवन शैली में बदलाव, जो पहले जीवन शैली चली आ रही है, जैसे कि जिसको सिंड्रोम हो गया है या जिसको बीमारी हुई है, उसके जीवन शैली में क्या क्या बदलाव करके पीसीओएस का प्रबंधन आधार बने रहते हैं। जैसे उनके जीवन शैली में अगर हम थोड़ा सा परिवर्तन करें या फिर चिकित्सीय रूप से उनका थोड़ा सा प्रबंधन करें तो वो उसमें सही किया जाने की संभावना होती है। जबकि चिकित्सीय उपचार अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हैं। तो इसमें चिकित्सीय उपचार भी है जिससे आप किसी का इस सिंड्रोम से बचाया जा सकता है। इसमें मतलब चिकित्सा का उपचार है। शरीर के वजन में 5 से 10% की कमी, जो शरीर का अचानक से जो वजन बढ़ गया है उसमें 5 से 10% की कमी से ओव्यूलेटरी फंक्शन को बहाल करने और इसके लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है। तो इससे उसके वजन को कम करके एक तरीके से ये आपका चिकित्सीय उपचार के रूप में यूज होता है कि उसका जिसको ये सिंड्रोम हो गया है उसको उसके वेट को 5 से 10% तक घटा के एक एक विधि हो सकती है जिसपे मदद मिल सकती है उसके लक्षणों को कम करने में। अंतर गर्भाशयी गर्भाधान, जिसे आईयूआई कहते हैं, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे आईवीएफ भी आप लोग बहुत बार नाम सुनते ही लिखा है, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सहित सहायक प्रजनन तकनीकी और प्रजनन संबंधी चुनौतियों का सामना करने वाले के लिए व्यवहार का समाधान प्रदान करती है। तो आईयूआई, आईवीएफ और सहित सहायक प्रजनन तकनीकी इसमें सहायक साबित हो सकती है। तो इससे हम क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और कैसे इसका उपचार किया जा सकता है हमने देखा। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है मेजोरामा। मेजोरामा क्या चीज है? माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसी चिप मतलब बनाई है जो क्वांटम लेवल पे है और ये क्वांटम चिप भी इसको बोला जाता है। और ये जो आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटर उनको बनाने में और उनसे तकनीकों के बारे में
उसको स्पीड देने में बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से भी बहुत आगे, उनसे कई हजार गुना तेजी से कोई गणना कर सकते हैं, कोई चीज एनालाइज कर सकते हैं। और जो नॉर्मल कंप्यूटर हमारे होते हैं, जो आप डेली यूज में आप जो देखते हो, उससे लाखों गुना स्पीड इन कंप्यूटरों की होती है। तो जो क्वांटम कंप्यूटर बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, क्वांटम चिप बनाई है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एक ऐसी चीज बना दी है जिससे आगे कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर बढ़ाने में बहुत अच्छा मदद मिलने वाली है, और उसके जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आइए देखते हैं क्या है। मेजोराना उसका नाम है, मेजोराना 1। चलिए देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में मेजोराना 1 नामक एक नए क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग चिप को विकसित करने की घोषणा की है। उसने एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप घोषणा की है जिसका नाम मेजोराना है। कंपनी ने मेजोराना को मुख्य रूप से एक सफलता मानी जा रही है, इसको एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि चिप को पदार्थ की एक नई अवस्था में मौजूद कणों को इंजीनियर करके, मतलब उनको उनमें डेवलपमेंट करके या फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके विकसित किया गया है, उसमें विकसित किया गया है। आपका मेजोराना 1 के साथ माइक्रोसॉफ्ट, किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट आने वाले वर्षों में सार्थक औद्योगिक स्तर समस्याओं को हल करने में सक्षम, देखिए क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए, क्वांटम कंप्यूटर बनाने की उम्मीद करता है। मेजोराना 1 एक अद्वितीय टोपोलॉजी कोहेरर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित है, जो इसे संभावित रूप से 10 लाख क्यूबिट तक बढ़ाया जा सकता है। तो 10 लाख क्यूबिट तक बढ़ाया जा सकता है इसको। जो क्वांटम बिट्स होते हैं, वो जो कंप्यूटर की गणना होती है वो क्वांटम बिट्स में करता है। जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं तो वो क्वांटम क्यूबिट उसको बोला जाता है, क्यूबिट, फिर उसको क्वांटम बिट के नाम से जाना जाता है। तो आपका मेजोराना काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और आगे वाले समय में बहुत ही अहम रोल निभा सकता है ये डेवलपमेंट में। और औद्योगिक स्तर पे इसका बहुत बड़ा यूज होने वाला है, क्योंकि हम जहाँ देखते हैं कि हमें लाखों कंप्यूटर की आवश्यकता होती है किसी उद्योग, तो बड़े उद्योग को चलाने के लिए, वहीं पे एक सिंगल कंप्यूटर भी इस टाइप की चीजें, सारी चीजें कर सकता है, और वो बहुत एकदम माइनट सेकंड में या फिर माइनट मिनट में कर सकता है ऐसी चीजें, जो कोई कंप्यूटर लाखों साल या फिर दसों साल, हजारों साल लगाते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में, वो ये कुछ ही घंटों में सॉल्व कर सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? हमारा अगला टॉपिक है संप्रभु हरित बांड या सॉवरेन ग्रीन बांड। तो कोई भी सरकार ऐसे बांड जारी करती है जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए हमें एक किसी पर्यावरण से रिलेटेड किसी क्षेत्र में कोई इन्वेस्टमेंट करना रहता है, या फिर जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड उसको, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए किसी क्षेत्र में इन्वेस्ट करना रहता है। तो ऐसे क्षेत्रों में इन्वेस्ट करने के लिए जो सरकार बांड जारी करती है उसे ही सोवरेन ग्रीन बांड या फिर संप्रभु हरित बांड कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सरकार क्या क्या कर रही है। तो भारत ने कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था, तो भारत का क्या लक्ष्य है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन या फिर जीरो कार्बन। तो अर्थव्यवस्था में अपने संक्रमण का समर्थन करने के लिए संप्रभु हरित बांड क्या जारी किया है? संप्रभु हरित बांड जारी किए हैं, लेकिन इसमें निवेशकों की रुचि कम बनी हुई है। लोग इसमें निवेश कम करना चाह रहे हैं, लेकिन इस चीज में निवेश ज्यादा करना चाहिए, जिससे क्या एक देश सही मायने में अगर डेवलप करना चाह रहा है तो उसे वहां के लोगों को सॉवरेन ग्रीन बांड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वहां का देश जो होता है वो जलवायु को और प्राकृतिक परिस्थिति को अच्छे से बनाए रख के एक वे में लेके चल सकता है। तो उसमें जो भी वेलफेयर की चीजें होती हैं उसमें काम कर सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। रुचि कम हुई है कि लोग इसमें कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सॉवरेन ग्रीन बांड
भारत सरकार जैसे संप्रभु संस्थाओं द्वारा जारी की जाती है। जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड होते हैं वो सॉवरेन कंट्री द्वारा जो कि अपना अपने ऊपर स्वयं संप्रभु होता है। संप्रभु होता है मतलब अपनी सारी नीतियों, अपने देशी और विदेशी नीतियों को खुद ही खुद ही नियंत्रित करता है जो देश, उसे संप्रभु कहा जाता है। तो जो संप्रभु राष्ट्र होते हैं तो वो संस्थाएं जारी करती हैं, जिन्होंने 2022 में इसके जारी करने के लिए एक ढांचा बनाया। तो जो 2022 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने का एक ढांचा बनाया गया था। ये बॉन्ड हरित परियोजना, देखिए हरित परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए तथा जिसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, जलवायु लचीलापन को मजबूत करना और प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र को संरक्षण करना। तो ये सारी जो चीजें होती है, इसमें अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो सरकार इसके लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करती है। चलिए ये था हमारा ये टॉपिक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। चलिए अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस। ये एक ऐसी तकनीक है जो कि आईवीएफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। आईवीएफ में क्या होता है कि केवल हम एक शुक्राणु लेते हैं और उसको अंडाशय में प्रविष्ट कराते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी संभव हो पाती है। जो लोग प्रेगनेंसी के लिए थोड़ा दिक्कत होती है, आप लोग सुने होंगे जो आईवीएफ सेंटर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो लोग प्रेगनेंसी में जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है उसको उसके लिए बहुत अच्छा साबित होता है। लेकिन जो आईवीजी है, इसका नाम आईवीजी है, इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस, ये काफी अच्छी तकनीक मानी जा रही है, लेकिन ये इसको अभी अप्रूवल नहीं मिला हुआ है। क्योंकि इस टाइप की जो चीजें हैं, जो इंजीनियरिंग की चीजें होती हैं, जिसको इंजीनियर कहा जाता है, जिसको जीन को इंजीनियर किया जाता है, यानी जीन को मॉडिफाई किया जाता है, तो वो को अप्रूवल जल्दी नहीं मिलता है और बहुत जगह पे इसका अप्रूवल नहीं मिलता है। बहुत देशों में, भारत में खास करके इस चीज का अप्रूवल नहीं मिलता है, क्योंकि जो अमीर लोग होंगे वो किसी भी लड़के का जो उनके जो लड़के होने वाले हैं उसके जीन में इंजीनियरिंग करा के या फिर उनमें बदलाव करके ऐसे लड़कों को पैदा कर सकते हैं, या फिर ऐसे लड़के चाहेंगे जो कि बहुत अच्छे डेवलपमेंट में हो, जिनका बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी हो, जिनकी शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी हो। तो इससे क्या होगा, इस एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। जो अमीर लोग हैं वो अच्छे बच्चे चाहेंगे पैदा हो, और जो गरीब लोग हैं वो उनके लिए तो बीमारियां केवल रह जाएंगी। हाँ, तो उनके बच्चे जो होंगे वो ना ही सही से डेवलप कर पाएंगे, तो आगे भी उनके डेवलपमेंट में इनका आगे जाएंगे और गरीब के बच्चे नीचे ही जाएंगे। इनमें डिस्क्रिमिनेशन काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए भारत ऐसी चीजों को एकदम से नकार देती है कि नहीं, हम इंजीनियरिंग की जो भी चीजें होती हैं उसको ऐसे नहीं कर सकते, उस पर रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा के कोई चीज अप्रूवल दिया जाता है। तो भारत में यह भी अप्रूवल नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। प्रेरित प्लूरोपेटेंट स्टेम कोशिकाएं, जिसे बोला जाता है, इसलिए आपके ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं, ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिससे कोई भी कोशिका निर्माण किया जा सकता है। तो क्या होता है कि इससे एक भ्रूण कोशिका को बनाया जाता है और उससे सारे डेवलपमेंट किया जाता है, उसको इंजीनियर करके, उसको मॉडिफाई करके, उसको सारी चीजें को डेवलप करके एक बच्चे का निर्माण किया जा सकता है। तो ये आईवीजी ये चीज है। लेकिन जो आईवीएफ होता है वो केवल एक स्पर्म को निकाल के एक अंडाशय में प्रवेश करा दिया जाता है, बस इतना ही होता है। लेकिन आईवीजी काफी डेवलप्ड तकनीक है। चलिए आगे देखते हैं। आईपीएससी से प्रयोगशालाओं में कार्यात्मक अंडे या शुक्राणु उत्पन्न करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो अंडे या शुक्राणु उत्पन्न किए जा सकते हैं इससे, लेकिन आईवीएफ में उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उसमें केवल एक दूसरे को मेटिंग कराई जा सकती है। आगे देखते हैं, यह बांझ दंपति, जो बांझ दंपति होते हैं या फिर वृद्ध महिलाओं, समलैंगिक भागीदारी, जो समलैंगिक, आजकल समलैंगिकता को काफी प्रमोट किया जा रहा है, या फिर भागीदारी को जैविक बच्चे पैदा करने में मदद कर सकता है।
तो ये चीज इन लोगों को मदद दे सकता है, काफी अच्छे यूज के लिए भी होता है और काफी इससे बैक थ्रो भी होते हैं या फिर कुछ खामियां भी इसमें हो सकती हैं, कोई भी चीज होती है। इसके अतिरिक्त इसमें इसके हानिकारक अनुवांशिक लक्षणों को संपादित किया जा सकता है, मतलब जो हानिकारक अनुवांशिक लक्षण होते हैं किसी भी लड़के का या फिर किसी चीज का, जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं, जो खराब लक्षण होते हैं, उसको खत्म भी किया जा सकता है, ठीक, जिससे प्रजनन चिकित्सा में संभावित क्रांति हो सकती है, एक क्रांति के रूप में इसको देखा जा सकता है। इसके लिए कम शुक्राणु संख्या वाले पुरुष, खराब गुणवत्ता और कम संख्या में अंडे वाली महिलाएं अभी भी अपने स्टेम कोशिकाओं के साथ अपने बच्चे पैदा कर सकती हैं। तो केवल स्टेम कोशिकाओं द्वारा ही आपका जो भ्रूण है या फिर जो अंडाशय है या जो शुक्राणु है उसको बनाया जा सकता है। ये बहुत ही डेवलप्ड तकनीक होने वाली है, आगे वाले समय में ये बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर सकती है। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा डबल निमोनिया। तो हमने देखा कि जो पोप थे उनको डबल निमोनिया हो गया। डबल निमोनिया का मतलब होता है कि दोनों लंग्स प्रभावित हो जाए, इसी को डबल निमोनिया कहते हैं। तो देखिए रोमन कैथोलिक चर्च के 88 वर्ष प्रमुख पोप फ्रांसिस श्वसन संक्रमण के बाद डबल निमोनिया के इलाज के लिए अस्पताल में हैं। पोप को द्विपक्षीय निमोनिया, जिसे डबल निमोनिया या फिर औपचारिक रूप से डबल निमोनिया के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि दोनों फेफड़े प्रभावित होना। तो आपके दोनों फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं। निमोनिया का सबसे संभावित कारण स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रमण है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये इसके बैक्टीरिया है। तो ज्यादा कुछ जानने वाली चीज नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि आपके इस डबल निमोनिया में दोनों फेफड़े आपके प्रभावित हो जाते हैं, बस यही है जानने की चीज है। और ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया उसके कारण होता है। अगला टॉपिक देखिए हम नारी अदालत। सरकार द्वारा जो ये नारी अदालत है वो बहुत ही अच्छी स्कीम है या फिर कल एक बहुत अच्छा कदम है कि जो सरकार ने हर गांव, हर कस्बा, हर जगह पे नारियों के सम्मान के लिए, नारियों के सशक्तिकरण के लिए, नारियों के अधिकार के लिए एक अदालत जारी की है, अदालत बनाने की घोषणा की है, जिसमें क्या होगा कि नारियां जो औरतें हैं जिसके अधिकार का हनन हुआ है वो अपना जा सकती हैं। और इसके बारे में आइए देखते हैं अगला, इसके बारे में जो भी तथ्य हैं इसमें। इसे स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए औपचारिक विवाद समाधान, तो जो विवाद समाधान है, औपचारिक विवाद समाधान एडीआर का एक तंत्र माना जा रहा है। तो अगर कोई भी चीज अगर निचले स्तर पे उसको खत्म कर दिया जाए, कोई भी मतभेद है, कोई भी विवाद है, उसको निचले स्तर पर खत्म कर दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसको किसने जारी किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत नारी अदालत योजना में ग्राम पंचायत के स्तर, जो ग्राम पंचायत के स्तर पर महिलाओं के समूह शामिल होंगे जो उन महिलाओं की शिकायतों का समाधान करती है जिन्हें उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया। अगर किसी महिला के अधिकार का हनन हुआ है तो वो यहाँ पे अपना शिकायत दर्ज करा सकती है। गया है नारी अदालत के सदस्य लगभग 7 से 11 सदस्य होंगे। तो जो नारी अदालत होगा उसमें कितने सदस्य होंगे? 7 से 11 के बीच सदस्य हो सकते हैं, जिन्हें न्यायिक सचिव कहा जाएगा, जो न्यायिक सचिव कहा जाता है, ग्राम पंचायत द्वारा नामित किए जाते हैं। ये ग्राम पंचायत द्वारा नामित किए जाएंगे। चलिए अगला हमारा टॉपिक क्या है देखते हैं, अधिवादा। इसे अधिवादा कहते हैं, जो एक स्पेनिश, जो कि एक स्पेनिश भाषा में कहा जाता है अराइवल है, पहुंचना जिसे कहते हैं, उसे अधिवादा कहा जाता है। लेकिन भारत में अक्सर देखा जाता है कि जो उड़ीसा का तट है या फिर उससे रिलेटेड जो उत्तरी सरकार में पूरा तट है, वहां पे अचानक से इस मौसम में, जो इस समय मौसम चल रहा है फरवरी मार्च का, इसमें अचानक से बहुत सारे कछुए, जो मादा कछुए होते हैं, वो या बहुत सारे अचानक से आ जाते हैं और अंडा देने के लिए बीच पे आ जाते हैं, जो बालू वहां पे होता है समुद्र के किनारे, वहां पे आ जाते हैं। और सरकार द्वारा भी इसको काफी प्रमोट किया जाता है और उसको संरक्षण भी दिया जाता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या
है, कितने कछुए आए कैसे। तो उड़ीसा में सामूहिक घोंसला, तो जो उड़ीसा में ये आते हैं और सामूहिक घोंसले का निर्माण करते हैं। तो घोंसले के लिए लगभग 7, ये 3 नहीं जाएगा, ये लगभग 7 लाख ओलिंपिडले कछुए आए हैं। तो जो कौन से कछुए आते हैं, ओलिंपिडले कछुए 7 लाख एक ही टाइम में अलग अलग जगहों से 7 से इतने सारे कछुओं का एक बार आना एक प्राकृतिक सौंदर्य ही है और आश्चर्य भी है। एक अरिबाला ओलिंपिडले समुद्री कछुओं द्वारा एक सामूहिक रूप से घोंसले का आयोजन है, जहां हजारों मादा कछुए, हजारों लाखों कछुए एक ही समय में अंडे देने के लिए किनारे पर आते हैं, अलग अलग देशों से विदेशों से एक ही समय पर आते हैं। इनके कैसा कम्युनिकेशन है, क्या है, वो वही जानते हैं। अरिबाला का शब्द स्पेनिश में आगमन के लिए कहा जाता है, तो जो अराइवल के लिए यूज होता है। भारत में ओडिशा के रसिकुल्या और गहिर माता समुद्र तट पर ओलिंपिडले कछुए एक सामूहिक घोंसले का स्थल है, जहां पे हमेशा एक ही जगह पे आना बहुत ही यूनिक भी होता है। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक कुछ नहीं है, बस इतना ही टॉपिक था। तो ये थे आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग भी हैं और पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगा और थोड़ा आशा होगी कि आप लोग पढ़ के भी इसको बहुत एंजॉय किए होंगे और नई नई चीजों को जान के आप काफी अपने आप को इंथुसियास्टिक फील करा रहे होंगे या फिर बहुत ज्यादा एक्साइट होंगे। तो इस टाइप की नई नई चीजें और नई नई चीजों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। धन्यवाद।